नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए इस मंच पर उपस्थित होते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस मंच के माध्यम से हिंदी साहित्य के कुछ प्रमुख रचनाकार को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। इस क्रम में आज हम जिस रचनाकार को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, वह रचनाकार हैं सूफी काव्य के महत्वपूर्ण रचनाकार मलिक मोहम्मद जायसी। ये मध्यकाल के सूफी काव्य धारा के प्रमुख रचनाकार हैं। तो आइए हम मलिक मोहम्मद जायसी के विषय में जानते हैं तथा उनकी साहित्यिक योगदान के विषय में कुछ बिंदुओं के माध्यम से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जो जन्म काल है वो 1492 से लेकर 1542 ईस्वी, अर्थात इनके जो कहीं न कहीं समय का वर्णन है वो 1492 से 1542 ईस्वी स्वीकार किया गया है। इनका जो जन्म स्थान है वो जायस है। इसी के आधार पर इन्हें जायसी कहा जाता है, जो अमेठी के निकट पड़ता है। इनके गुरु का नाम शेख मोहिद्दी यानी मुहिउद्दीन भी कहा जाता है। शेख मोहिद्दी इनके गुरु थे। इनकी जो भाषा थी वो अवधी थी। इनकी जो रचनाएँ हैं, रचनाओं के विषय में देख लेते हैं कि जो रचनाएँ हैं वो जायसी की रचनाओं की जो संख्या है वो 21 मानी गई है, जिसमें कुछ प्रमुख हैं जैसे पद्मावत। पद्मावत एक रचना है जो दोहा चौपाई में रची गई है। पद्मावत रचना इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है। पद्मावत में दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है और इन इ यह रचना 1540 में रची गई थी। 1540 में इसका कहीं न कहीं रचना हुई है, यानी पद्मावत इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, जो दोहा चौपाई शैली में रची गई है और इसका रचना काल जो है वो 1540 माना गया है। पद्मावत की जो भाषा है वो ठेठ अवधी है। ठेठ अवधी भाषा में इसकी रचना की गई है और इसका जो कथा है वो चित्तौड़ राजा रत्न सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावत की प्रेम कथा पर वर्णित की गई है। यानी जो इसकी कथा है, वो कथा चित्तौड़ के जो राजकुमार हैं, राजकुमार रत्न सेन तथा सिंघल द्वीप की जो राजकुमारी है पद्मावत, उन्हीं के बीच की जो प्रेम कथा है, उसी प्रेम कथा को केंद्र में रखते हुए वर्णन किया गया है। पद्मावत में जो खंडों की संख्या है, खंड मतलब अध्याय, उसकी संख्या 57 बताई गई है। पद्मावत में जो प्रमुख अलंकार है वो अलंकार उत्प्रेक्षा है, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रधानता देखने को मिलती है। इसके विषय में कुछ बिंदु दिखाई पड़ते हैं, जैसे यह एक प्रबंध काव्य है जिसमें रूपक काव्य भी कहा जाता है, यानी इससे रूपक काव्य की भी कहीं न कहीं मान्यता प्रदान की जाती है। पद्मावत एक त्रासदी महाकाव्यात्मक रचना है, यानी कहीं-कहीं ये माना जाता है कि यह त्रासदी पूर्ण रचना है और ये महाकाव्य तो है ही है। इसमें मसनवी शैली एवं कड़वक शैली जो कड़वक छंद है, कड़वक छंद में पद्मावत की रचना की गई है। अर्थात मसलवी शैली तथा कड़वक छंद में पद्मावत की रचना की गई है। पद्मावत के प्रथम खंड में विवाह तक की कल्पना की गई है तथा वहीं द्वितीय खंड में ऐतिहासिक वर्णन दिखाई पड़ता है। पद्मावत में पात्रों को देख लेते हैं, कौन सा पात्र किस प्रतीक को प्रतिबिंबित करता है। जैसे पद्मावत, जो इनकी नायिका है पद्मावत, वह बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। वहीं चित्तौड़ जो है वो शरीर का प्रतीक है। रत्नसेन जो है, राजा रत्नसेन, वो मन का प्रतीक है। सिंघल द्वीप जो है वो हृदय का प्रतीक है। राघव चेतन जो है वह शैतान का प्रतीक है। इसी तरीके से अलाउद्दीन जो है वो माया का प्रतीक है। नागमती जो है वो संसार का प्रतीक है। वहीं हीरामन तोता जो है वो गुरु का प्रतीक है। तो ये प्रतीक अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसे ध्यान रखना जरूरी है कि कौन पात्र किस तरह के प्रतीकों को वर्णित करता हुआ दिखाई पड़ता है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा की दृष्टि से दिखाई भी पड़ते हैं, उन्हें देख लेते हैं कि परीक्षा में आने योग्य ये बिंदु हैं कि पद्मावत को समासूक्ति कहा गया है। किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समासूक्ति रचना कहा है। पद्मावत को प्रतीकात्मक कहा है। किसने? शंभुनाथ सिंह ने। शंभुनाथ सिंह ने इसे प्रतीकात्मक रचना कहा है। अगला बिंदु है कि शेरशाह जब जायसी को देखकर हंसे थे, तब जायसी ने क्या कहा था? आप जानते हैं ये घटना कि जायसी चेहरे से कुरूप दिखाई पड़ते थे और जब इन्हें पहली बार शेरशाह ने देखा तो इन पे हंसा था। तो जब शेरशाह ने इनके ऊपर हंसा था, तब जायसी ने एक पंक्ति वर्णित किया था और वो पंक्ति इस तरह से ये परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है कि मोहिका हंसेहु कि को हाहरी,
यानी मेरे ऊपर हँसते हो या उस बनाने वाले विधाता के ऊपर हँसते हो। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में अक्सर पूछी जाती रही है। इसी तरीके से बिंदु है जो वह है जायसी की अन्य जो रचना है, कुछ रचनाएँ जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे पद्मावत तो है ही है, इसी के अतिरिक्त अखरावत, आखिरी कलाम, कन्हावत, चित्ररेखा, कहरनामा, मसलरनामा, ये महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती रही हैं। आखिरी कलाम 1528 में इसकी रचना हुई है। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है तथा इसमें बाबर की प्रशंसा भी की गई। ध्यान रखिएगा, कयामत का इसमें वर्णन है तथा बाबर की प्रशंसा की गई है। शुक्ल ने इन्हें प्रेम के पीर का कवि कहा है। प्रेम के पीर का कवि शुक्ल ने कहा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो शुक्ल की जो त्रिवेणी रचना है, उस त्रिवेणी में जायसी को भी स्थान इन्होंने दिया है। जायसी को दिया है, तुलसीदास को दिया है, सूरदास को दिया है, लेकिन कबीर को उसमें स्थान नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगला बिंदु है कि शुक्ल ने इनकी प्रमाणिक 3 ही रचनाएं बताई हैं, पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम। यानी ये 3 ही रचना स्वीकार करते हैं कि ये प्रमाणिक रचना है। चित्ररेखा एक रचना मिलती है जो एक लघु प्रेमाख्यान काव्य है। जो चित्ररेखा है इनके द्वारा रचित, कुछ विद्वान मानते हैं कि चित्ररेखा जो है वो प्रेमाख्यान काव्य है, इनके द्वारा जो रचित है। अखरावट जो रचना है उसमें वर्णमाला के अक्षरों को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों के आधार पर इसका वर्णन किया गया है। वहीं जायसी ने अपने ग्रंथ आखिरी कलाम में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है, इसको हम ऊपर भी देख चुके हैं। जायसी कृत चित्ररेखा एक लघु प्रेमाख्यान काव्य है। जायसी ने अपनी रचना अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षरों को लेकर सैद्धांतिक यानी तत्व ज्ञान संबंधी बातों को चौपाई में कहा है। तो ध्यान रखिएगा कि देवनागरी वर्णमाला जो हमारी वर्णमाला है, जो भाषा की, उस वर्णमाला को एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें चौपाई में कही है। अगला जो बिंदु है कि जायसी का जन्म अमेठी के निकट जायस नामक स्थान पर हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनके गुरु सूफी फकीर शेख मोइनुद्दीन यानी मोहिउद्दीन जायसी जी मुगल बादशाह शेरशाह के समकालीन निवास करते हैं। जायसी कृत पद्मावत दोहा चौपाई में लिखा गया है, जिसमें 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि दोहा चौपाई में इसका वर्णन है, और वह दोहा चौपाई जैसे 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा रखा गया है। हिंदी के प्रमुख आलोचक विजय देव नारायण शाही का मानना है कि पद्मावत हिंदी में अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी रचना है, यानी अपने ढंग की अकेली ट्रेजेडी रचना मानी गई है। अगला बिंदु है कि पद्मावत की कथा की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि जो कथा के पूर्वार्ध की जो कथा है वो कल्पित दिखाई पड़ती है, जबकि वहीं उत्तरार्ध की जो कथा है वो ऐतिहासिक आधार पर ग्रहण की हुई दिखाई पड़ती है। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा हुआ एक प्रबंध काव्य है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि यह एक अवधी भाषा में लिखा हुआ प्रबंध काव्य है। तो इस तरीके से हम लोग आज मलिक मोहम्मद जायसी पर कुछ बिंदुओं को लेकर उपस्थित हुए, और परीक्षा की दृष्टि से ये बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई पड़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देते हैं। पुनः एक नए कवि को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।